नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने डायरी लेखन और कथा के बारे में पढ़ा था कि डायरी किस प्रकार लिखी जाती है और कथा पटकथा क्या होती है। इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा अगला चैप्टर है दृश्य लेखन। दृश्य लेखन क्या होता है? जब किसी इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं? जब किसी फिल्म या धारावाहिक के किसी दृश्य में दिखाए जाने वाले दृश्यों, पात्रों के संवादों और अन्य होने वाली क्रियाओं का लिखित रूप तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई फिल्म है या कोई सीरियल है तो उसके किसी दृश्य में किस प्रकार के एक सीन फिल्माया जाता है, उसमें किस प्रकार के दृश्य दिखाए जाएंगे, किस प्रकार पात्र एक दूसरे से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, वो सब क्या है उसे पहले मतलब उसे पहले लिखा जाता है। स्क्रिप्ट होती है ना जो, वो लिखी जाती है पहले। कोई भी फिल्म बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, या कोई सीरियल बनाने से पहले कि इसमें कितने कैरेक्टर होंगे और कौन नायक होगा, कौन खलनायक होगा और कौन नायिका होगी, ये सब कुछ उसमें डिसाइड किया जाता है। उसी सब कुछ पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसलिए किसी भी दृश्य का संक्षिप्त शैली में वर्णन, भाषा कौशल, कल्पना शक्ति, शब्दों पर अधिकार। तो इस दृश्य में क्या क्या होना चाहिए कि संक्षिप्त शैली में मतलब थोड़ी से में बहुत कुछ कह देना, और भाषा कौशल, भाषा का प्रयोग ऐसा करना चाहिए कि जो लोग देखें वो मतलब देखते रह जाएं। कल्पना उस फिल्म या धारावाहिक को देखकर हम लोग क्या है कल्पना करने लगते हैं कि आगे क्या होगा। शब्दों पर अधिकार होना चाहिए। इसी के आधार पर जो प्रस्तुति की जाती है, जो लोगों के सामने पेश किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? दृश्य लेखन कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दृश्य लेखन के आवश्यक तत्वों की तरफ। दृश्य लेखन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला है दृश्य संख्या, दूसरा है समय, तीसरा है स्थान, मतलब किस समय पर और किस स्थान पर। पात्र, कट अथवा कट टू का संबोधन दृश्य की समाप्ति पर दिया जाता है। जैसे कोई सीन फिल्माया जाता है तो जब वो सीन पूरा हो जाता है तो कट या कट टू बोला जाता है। ठीक है, वो कब बोला जाता है? जब दृश्य समाप्त हो जाता है, जब जो सीन है वो खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। दृश्य लेखन अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब छोटे रूप में होना चाहिए। दृश्य लेखन में संख्याओं का विवरण दृश्य संख्याओं के अंतर्गत ही समाहित होता है। तो क्या कह रहा है? दृश्य लेखन में संख्याओं का जो विवरण होता है, संख्याओं का जो वर्णन होता है, वो दृश्य संख्या के अंतर्गत, जो पहला पॉइंट है ना हमारा दृश्य संख्या, तो दृश्य लेखन में संख्याओं का जो वर्णन है वो दृश्य संख्या के अंतर्गत ही होता है, उसमें ही होता है। दृश्य लेखन की शब्दावली को वर्तमान काल में घटित होते हुए प्रस्तुत करना चाहिए कि क्या कहना चाहता है कि आप जो विषय वस्तु है वो भले ही इतिहास से संबंधित ले सकते हो, लेकिन उसे वर्तमान काल में घटित होते हुए दिखाया जाना चाहिए, घटित होते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे एक है चुनावी रैली का दृश्य, तो इसे दृश्य को कैसे फिल्माया जाएगा? शाम का समय है, बाहर मुख्य सड़क, प्रत्याशी, चालक नंबर 1, चालक 2, लोगों की भीड़। ठीक है, तो मुख्य सड़क से चुनावी रैली निकल रही है, सबने हाथ में बैनर, पोस्टर, मतलब जब इलेक्शन आते हैं तो उस समय का दृश्य क्या होता है, तो उस दृश्य को आप अपने मन में सोचोगे। ये 5 नंबर के अंतर्गत अगर क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, दृश्य लेकर, या किसी सड़क दुर्घटना के ऊपर आता है या चुनावी रैली के ऊपर आता है, ठीक है, और या फिर आप प्रातःकाल का दृश्य आता है, तो ये सब कुछ क्या है, जो भी दृश्य लेखन आएगा, जो भी टॉपिक आएगा, उसको हमें अपने मन में उसके बारे में कल्पना करनी है कि कैसा होगा, कैसा हो सकता है। ठीक है, तब हमें अपने अपने अंदर के विचार है जो वो उसमें प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, अपने आप में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अपने आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई कहानी ना बना सके। ठीक है,
तो चुनावी रैली का दृश्य आ जाए तो चुनावी रैली ये सबने देखी होगी कैसे निकलती है, क्या क्या होता है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। और जो नेता लोग होते हैं वो किस प्रकार भाषण देते हैं इसके बारे में सबको पता है। तो वो अपने आप को अपने विचार इसमें रखने होंगे। ठीक है, तो ये दृश्य लेखन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इससे अगले वाले चैप्टर की तरफ, वो है हमारा कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। ये वाला चैप्टर है, ये विद्यार्थियों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। कार्यालय शब्द से आपको पता चल गया कि किसी ऑफिस या विभाग से संबंधित कोई पत्र लेखन के बारे में बात की जा रही है या उसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, जो सरकारी पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, पत्रों के प्रकार के बारे में आपको पता होगा कि दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हैं वो सरकारी पत्र होते हैं, मतलब सरकारी कार्यालयों, विभागों या ऑफिसों में दिए जाते हैं। ठीक है, लिखे जाते हैं उनके लिए। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सरकारी पत्र हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्राय ये पत्र एक कार्यालय, विभाग क्या सेक्शन से दूसरे कार्यालय विभाग में भेजे या मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेजे जाते हैं। कहाँ से कहाँ, कि ये पत्र एक कार्यालय, विभाग या एक विभाग से दूसरे कार्यालय या विभाग में भेजे जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, पत्र के शीर्ष मतलब पत्र के ऊपर की तरफ कार्यालय का नाम, पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ संख्या लिखी जाती है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता भी बाईं ओर लिखा जाता है। तो क्या कह रहा है, पत्र के शीर्ष पर कार्यालय का, जिस कार्यालय को पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पता लिखा जाता है और पत्र के बाईं तरफ संख्या लिखी जाती है कि पत्र नंबर कौन सा है, और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता भी बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है कि पत्र के अंत में प्रेषक का पता, मतलब भेजने वाले का, जो पत्र भेज रहा है, प्रेषक कौन होता है, भेजने वाला, प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है और भवदीय का प्रयोग कर नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। समझ में आया। पत्र के अंत में क्या होता है, पत्र के अंत में पत्र भेजने वाले, प्रेषक होता है पत्र भेजने वाला, पत्र भेजने वाले का पता और तारीख दी जाती है, डेट दी जाती है, और भवदीय का प्रयोग कर नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, उसका पता और भवदीय का प्रयोग कर उसके वो नीचे हस्ताक्षर साइन कर देता है। अब पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, मुख्य टिप्पणी। मुख्य टिप्पणी क्या होती है, या इसे नोटिंग भी बोल सकते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र या प्रकरण, मामले, प्रकरण क्या होता है, मामले को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मत, आदेश, मत क्या है, विचार, राय मशवरा होता है, जो राय, मत, आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं। मतलब कोई पत्र किसी ऑफिस में आया है, उस पर विचार किया जाना है, तो जो अधिकारी है उस पर जो अपने राय आदेश देगा, उसे लिखेगा, उसे क्या कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण या नोटिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण या नोटिंग भी कह सकते हैं। टिप्पण है जो, वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है सहायक स्तर पर, एक है अधिकारी स्तर पर। जो अधिकारी होता है उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, सहायक स्तर वाले लोग। ठीक है, तो एक होता है सहायक स्तर पर टिप्पण और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। अब टिप्पण का उद्देश्य, टिप्पण पता चल गया ना, जो टिप्पणी अधिकारी ने लिखी है उसकी प्रक्रिया, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण या नोटिंग कहते हैं। और टिप्पण दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर और अधिकारी स्तर पर। अब टिप्पण का उद्देश्य क्या होता है, टिप्पण का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
आरंभिक टिप्पणी अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। जो टिप्पणी दी गई है अधिकारी के द्वारा वो पूर्ण, पूरी और स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। और टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है, क्योंकि वो किसी और को लिखी जा रही है। ठीक है, इसमें मैं, हम, तुम ये शब्द नहीं आएंगे, अन्य पुरुष आएगा। अन्य पुरुष पता है ना सबको, वह, वे, यह, ये। अब है आनुषांगिक टिप्पण। आनुषांगिक टिप्पण क्या होता है? सहायक टिप्पण को संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है। अगर अधिकारी उस टिप्पण से सहमत होता है तो टिप्पणी के नीचे हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, और अगर वो सहायक टिप्पण को संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है, अगर संबंधित अधिकारी उस टिप्पण से, जो टिप्पणी दी गई है उस टिप्पण से वो सहमत होता है, मतलब एक अधिकारी ने टिप्पणी दे दी और अब उसको उसी ऑफिस में भेजा जा रहा है जहाँ से वो पत्र आया है, तो वो क्या कह रहा है कि अगर संबंधित अधिकारी उस टिप्पणी से सहमत होता है तो नीचे केवल अपने हस्ताक्षर कर देता है कि मैं उपयुक्त टिप्पणी से सहमत हूँ, ऐसा लिखता है। टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत होता है जो, वो आनुषंगिक टिप्पण कहलाता है। तो अब समझ आया आनुषंगिक टिप्पण किसे कहते हैं? टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत आनुषंगिक टिप्पण कहलाता है। यदि अधिकारी सहमत है तो वह टिप्पणी को काटने, बदलने, हटाने का कार्य नहीं करता है, बल्कि केवल अपनी असहमति व्यक्त कर देता है। अगर वह उस लेटर से असहमत है, उस टिप्पणी से असहमत है, तो उसे खुद उसे काटने, बदलने का अधिकार नहीं है, बल्कि वो अपनी असहमति व्यक्त कर देता है, जाहिर कर देता है। आनुषंगिक टिप्पण सदैव प्राय संक्षिप्त होते हैं, लेकिन असहमति की स्थिति में अगर किसी पर वो असहमत है तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में वो टिप्पणी है वो बड़ी भी हो सकती है। तो वो अपना रीज़न बताएगा कि क्यों है असहमत है। अब आता है स्मरण पत्र। स्मरण पत्र, तो स्मरण पत्र क्या होता है? इसे अनुस्मारक या रिमाइंडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अनुस्मारक या रिमाइंडर भी कहा जाता है। जिसे बोलते हैं ना कि फ़ोन में रिमाइंडर लगा लेना किसी काम के लिए, कहीं भूल ना जाओ। ठीक है, तो जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त ना हो तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है, रिमाइंडर भेजा जाता है। तो वो क्या कह रहा है कि जब किसी पत्र को किसी कार्यालय में भेजा गया है, मान लो किसी बिजली विभाग में कोई पत्र भेजा गया है और उसका उत्तर समय पर प्राप्त ना हो, ठीक है, तो याद दिलाने के लिए रिमाइंडर पत्र, अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। इसका प्रारूप तो औपचारिक पत्र की तरह होता है, पर आकार छोटा होता है। यदि एक से अधिक अनुस्मारक और रिमाइंडर भेजे जाते हैं तो उन्हें अनुस्मारक 1, 2, 3 लिखते हैं, इत्यादि लिखते हैं। ठीक है, अब आता है अर्ध सरकारी पत्र। क्या होता है? एक हो गया औपचारिक पत्र, एक हो गया मतलब सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। सरकारी पत्र के 2 पार्ट कर दिए हैं। अब अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, इसमें मित्रता का भाव होता है। ठीक है, एक तरह से अनौपचारिक पत्र। यह पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो, मतलब निजी स्तर पर उसे जानता हो, तो और निजी स्तर पर जानता हो और उसका परामर्श लेना चाहता है। इसके लिखने के लिए लेटर पैड का प्रयोग होता है। लेटर पैड तो सबको पता है कि वो हर संस्थान के होते हैं। ठीक है, लेटर पैड। तो सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक, भेजने वाले का नाम, पता और पदनाम होता है कि किस पोस्ट पर वो है। और पत्र का प्रारंभ श्री, श्रीमान, प्रिय आदि से हो सकता है। पत्र के अंत में भवदीय के स्थान पर आपका शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो उसको पर्सनल तौर पर जानता है। तो इसमें अनौपचारिक पत्र की तरह से लिखा जाएगा। तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है? संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता दिया जाता है। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। तो प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है बच्चों? कोई व्यक्ति या संस्थान किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति, मतलब प्रेस जो मीडिया होती है
प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य मतलब जनता तक पहुंचाया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज भी कह सकते हैं इसको। कोई व्यक्ति या संस्थान किसी विषय या बैठक में, जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनकी मीटिंग होती है, तो उसके बाद वो क्या है, प्रेस को बुलाते हैं और मीटिंग में जो भी निर्णय उन्होंने लिया है प्रेस के माध्यम से वो पूरी जनता तक वो बात पहुंचाई जाती है। ठीक है। जैसे एक है भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति, बैंक से जुड़े सभी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि। तो इसमें क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड है जो वो अपनी बैठकों में एक मत से निर्णय लेता है कि बैंक के सभी कर्मचारियों के वेतन में तत्काल प्रभाव से मतलब तुरंत ही वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। ठीक है। तो इस तरह से एक लेटर लिखा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। ध्यान दें कि इसके पूर्व बैंक के कर्मचारियों के वेतन में सन 2012 में वृद्धि की गई थी। पिछले कुछ समय से कर्मचारियों द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि बैंक द्वारा दिया जाने वाला वेतन बहुत कम है। यही कारण है कि युवा वर्ग बैंकों में कार्य नहीं करना चाहता है। अब कर्मचारियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के वेतन दरों में, तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो ये प्रेस विज्ञप्ति है, जो भी कोई मीटिंग लेता है उसे प्रेस के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अब बारी आती है परिपत्र, सर्कुलर क्या होता है। तो परिपत्र क्या होता है, जैसे कोई भी स्कूल है, ठीक है, या कोई निजी सरकारी या निजी संस्थान है, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्र, सर्कुलर जारी किया जाता है। जैसे अब सर्दियों की छुट्टियां आगे बढ़ गई हैं, तो इसके लिए सर्कुलर जो विभाग होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे, ठीक है, तो वो हर स्कूल में, हर संस्थान में सर्कुलर भेजते हैं कि अभी 15 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है, सर्कुलर। तो ये निजी या सरकारी कार्यालय हर उसमें आता है और इसे निर्णय को कार्यान्वित मतलब उसे लागू करने के निर्देश दिए जाते हैं। अगर कोई लागू नहीं करता है बाय चांस, तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। अब हम चलते हैं कार्यसूची क्या होती है। तो कार्यसूची विभिन्न संस्थाओं और कार्यालयों में विभिन्न विषयों में विचार विमर्श कर निर्णय तक पहुंचने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। तो क्या कह रहा है, विभिन्न संस्थाओं, अलग अलग संस्थाओं में, कार्यालयों में अलग अलग विषयों में विचार विमर्श कर निर्णय तक पहुंचने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। मतलब जो भी संस्था या कार्यालय होते हैं उसमें कोई एक समिति काम नहीं करती है, कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग समितियां बना ली जाती हैं और इन समितियों में अध्यक्ष, सचिव के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है। कौन कौन होता है, अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते हैं, क्योंकि कोई एक अध्यक्ष या सचिव तो पूरे उसको चला नहीं सकता अकेला। समझ आए। तो जब किसी विषय पर विचार विमर्श करना हो, निर्णय लेना हो, तो समिति के सब सदस्य एक निश्चित समय में पूर्व निश्चित स्थान पर बैठक का आयोजन करते हैं। मतलब टाइम निश्चित कर दिया जाता है कि 10 बजे 11 बजे मीटिंग होगी, तो सभी सदस्य टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएं। तो बैठक प्रारंभ होने से पहले विचारणीय मुद्दों की एक एक क्रमवार सूची बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कार्यसूची, या इसको एजेंडा भी कहा जाता है। ये एजेंडा शब्द पहले भी आ चुका है। ठीक है। समाचार, जब हमने समाचार के बारे में, पत्रकारिता के बारे में चर्चा की थी। तो समझ आया आपको। बैठक प्रारंभ होने से पहले जिन जिन मुद्दों पर बातें की जानी है, जो पॉइंट रखे जाने हैं, जिसके ऊपर चर्चा की जाएगी, उसे की एक क्रम से मतलब 1 2 3 करके वो क्या सूची बना ली जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कार्यसूची या एजेंडा कहा जाता है। और इसका निर्माण क्यों किया जाता है, कार्यसूची का क्यों बनाई जाती है? तो कार्यसूची का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि केवल उन विषयों की चर्चा की जाए जिन पर विचार किया जाना है, जो विचारणीय हैं।
इससे समय की तो बचत होती है, साथ ही विषय से भटकने की स्थिति, विषय से भी नहीं भटक सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या, समय की बचत होगी और हम विषय से भी नहीं भटक पाएंगे। इसीलिए क्या है, कार्यसूची बनाई जाती है। जैसे देखो, आपके स्कूल में कोई वार्षिक उत्सव जो एनुअल डे होता है वो होने वाला है, उसके लिए सबसे पहले एनुअल डे होता है, तो ऐसे ही तो नहीं है कि किसी को कुछ भी ड्यूटी दे दी जाए। वो पूरा क्या है, लिखा जाता है, क्रम से सूची बनाई जाती है कि कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा, सांस्कृतिक समिति बैठक, जो भी बैठक है समिति है उसका नाम आएगा, डेट डाली जाएगी, बैठक का समय लिखा जाएगा और स्थान लिखा जाएगा कि कहाँ पर वो मीटिंग हुई है। अब कार्यसूची लिख कर, तो उसमें 1 2 3 4 5 ये ऐसे नंबर डाल के फिर उसमें, तो उसमें हम क्या करते हैं, वो सारे क्रम से लिखा जाता है कि पहली बैठक में क्या हुआ, कार्यवृत्ति की संपुष्टि, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा, वार्षिक उत्सव में कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनके ऊपर चर्चा की जाएगी, कौन मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि को निमंत्रण दिया जाना है, विद्यालय प्रबंधन एसएमसी होता है ना, जो एसएमसी से सुझाव लिया जाएगा, वार्षिक उत्सव पर कितना खर्चा होगा, प्रधानाचार्य की अनुमति से किसी अन्य विषय पर चर्चा, और जलपान और भोज के आयोजन पर विचार की, जब एनुअल डे का आयोजन किया जाएगा तो किस प्रकार का जलपान या भोज का आयोजन होना चाहिए। धन्यवाद और ज्ञापन हस्ताक्षर हो जाएंगे सचिव के, सांस्कृतिक समिति के। ठीक है, सचिव किसका है, सांस्कृतिक समिति का। तो अब आपको समझ आया कार्यसूची क्या होता है। अब आता है बैठक का, इसकी बैठक का संचालन कौन करता है, सचिव करता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा, कार्यवृत्त क्या होता है। कार्य सूची में दिए गए मुद्दों को सचिव बैठक में प्रस्तुत करता है। इसको, कार्य सूची में जो मुद्दे दिए गए हैं उनको सचिव बैठक में, मीटिंग में प्रस्तुत करता है। समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी सदस्य विचारणीय मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी सदस्य, मतलब 8 10 जो भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं वो सभी जिन विषयों पर क्या है विचार किया जाना है, जिन मुद्दों पर विचार किया जाना है उन पर अपने अपने विचार रखते हैं कि किसके हिसाब से क्या सही रहेगा। तो सचिव सबकी बातें शांति से सुनता है और जिससे का पॉइंट उसे अच्छा लगता है उसको लेकर आगे चलते हैं। विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं। प्रत्येक मुद्दे पर किया गया विचार विमर्श या निर्णय ही कार्यवृत्त कहलाता है। कार्यसूची क्या थी कि क्रम से वो बना, लिस्ट बना ली। कार्यसूची मतलब कार्यों की लिस्ट, ठीक है, कामों की लिस्ट बना ली जाती है। वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाना है तो कौन कौन किस किस टीचर को या क्या क्या ड्यूटी दी जाएगी और किस को, मतलब मुख्य अतिथि कौन, मुख्य अतिथि को बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब उसमें डिसाइड लिखा जाता है कार्यसूची में। और प्रत्येक कार्य मीटिंग में बैठक का आयोजन होता है और मीटिंग में सभी सदस्य अपने अपने विचार रखते हैं हर मुद्दे से संबंधित, और प्रत्येक मुद्दे पर किया गया विचार विमर्श और निर्णय ही कार्यव्रत कहलाता है। जो निर्णय लिया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, कार्यव्रत। तो समझ आया कि कार्यव्रत और कार्यसूची में अंतर क्या होता है। अब कार्यव्रत भी देख लेते हैं एक बार। जैसे विद्यालय की सांस्कृतिक समिति की बैठक 26 मई 2016 को संपन्न हुई और उसमें जिन विषयों की चर्चा हुई, जो निर्णय लिए गए, उनकी कार्यव्रत का नमूना, कार्यव्रत का नमूना दे रखा है। 1, विद्यालय नई सीमापुरी दिल्ली की सांस्कृतिक समिति की बैठक का कार्यव्रत। तो इसमें क्या है, डेट लिखी जाएगी कि कब वो मीटिंग हुई है और किसने उस सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षता की है। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची बनाई जाएगी कि कौन कौन सदस्य थे, सचिव कौन था और जिन सदस्य, जो भी सदस्य थे, और 2 एसएमसी के सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। अब कार्यवाही का सबके नामों की लिस्ट बना ली जाएगी। फिर कार्यवाही का आरंभ, अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा वो
क्या करता है, कार्यवाही का आरंभ करता है सभी सदस्यों का स्वागत करने के बाद, और इसके बाद अपने अनुभवों से अवगत कराता है। और सामान्य चर्चा के बाद बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है। जो भी विचार विमर्श हुआ कार्यव्रत में, तो वही है ना जो निर्णय लिया गया, जिन मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है वही क्या कहलाता है, कार्यव्रत कहलाता है। अब 5वीं बैठक का कार्यव्रत प्रस्तुत किया गया, सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस कार्यव्रत की संपुष्टि की। तो जो भी निर्णय लिया जाता है वो सब कुछ इसमें लिखा जाता है, मतलब पिछली बैठकों में जो निर्णय लिया गया। समिति ने निर्णय लिया कि वार्षिक उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर संक्षिप्त और शिक्षाप्रदों लघु नाटिका और लोक नृत्यों की महत्ता पर चर्चा हुई। अतिथियों के निमंत्रित किए जाने पर चर्चा हुई। एसएमसी के समस्त कार्यक्रम पर सुझाव मांगे गए। वार्षिक उत्सव पर होने वाले व्यय को, मतलब इसमें सारे पॉइंट वो बना लिए जाते हैं। ठीक है, जो कार्यसूची में जो लिस्ट बनाई जाती है, इसमें डिटेल में बताया जाता है कि उसमें मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुआ, किसके जो जो पॉइंट थे उसमें थोड़ा सा विस्तार से इसमें बता दिया जाता है कार्यव्रत में। ठीक है, तो अब आपको कार्यालय लेखन और प्रक्रिया वाला चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप जब भी इसे देखोगे तो अब इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़ना समझना। ठीक है, कई बार होता है कि किताब पढ़ के हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो जब कोई हमें अच्छे से आसान शब्दों में बताता है वो हम आसानी से हमें, मतलब किसी चीज़ को, किसी की आवाज़ सुनकर ही हमें सब बहुत कुछ समझ में आने लगता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इसे आगे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि और भी विद्यार्थी हैं जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आते हों तो उनको भी थोड़ी, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना ही मनुष्य का क्या है, कर्तव्य होता है। ठीक है, मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, तो वो अकेला तो रह नहीं सकता, सबकी मदद करती रहनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ और आसान शब्दों में, आसान ट्रिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।